सुप्रभात सभी छात्री छात्राओं, अजीज मित्रों और प्रबुद्ध प्रतियोगी तैयारी करने वाले सभी प्रतिभागियों। मैं मेरे YouTube चैनल अनिल खेदड़ स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। मैं जहां तक सोचता हूं आप सब स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और जहां भी हैं अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की नियमित रूप से आप तैयारी कर रहे हैं। तैयारी आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि कहा कि एक दिन बीता हुआ मंजर भी सामने सफलता के रूप से आएगा। खोई हुई थी कुछ प्रतिभाएं, उनको निखरने का भी वक्त आए, उनके निखरने का भी वक्त आएगा। वो दौर दूर नहीं है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के बाद सफलता का सिरमौर आपके पास भी आएगा। चलिए जुड़िए, और आज के टॉपिक का नाम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण अहम टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, और उस टॉपिक का नाम है चित्तौड़गढ़ के रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म आप लिख सकते हो अलाउद्दीन खिलजी। प्रिय छात्रों, प्रिय बेटों, सबसे पहला टॉपिक जो आपका वो चित्तौड़गढ़ है। ये चित्तौड़गढ़ जो पुराने समय में एक जनपद के नाम से प्रसिद्ध था, जिसको सीवी जनपद कहा जाता था, और इस सीवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी मध्यमिका, और कई जगह इस शब्द को लिखा हुआ है मध्यमिका, और इसका दूसरा नाम इतिहास में लिखा हुआ मिलता है वो प्रगावट था। ये चित्तौड़गढ़ क्षेत्र सीवी जनपद, इस चित्तौड़गढ़ क्षेत्र की स्थापना या यहाँ पर एक किले का निर्माण हुआ, और वो किले का निर्माण किसने किया था? चित्रांगद मौर्य ने किया था। चित्रांगद मौर्य ने इस किले का निर्माण जो किया था वो किस नदी के किनारे किया था? गंभीर। और दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी थी, और वो नदी कौन सी थी? बामिनी नदी थी। गंभीर और बामिनी नदी के मुहाने पर बना हुआ सुव्यवस्थित किला था, जिस किले को चित्तौड़गढ़ का किला कहा जाता है। एक अभिलेख था, और उस अभिलेख का नाम था कुमारपाल अभिलेख। कुमारपाल अभिलेख में इस किले के निर्माता किसको बताया गया है? चित्रांगद मौर्य को बताया गया है। लेकिन कालूराम शर्मा और व्यास की पुस्तक में इसका निर्माता जो बनाया गया वो चित्रांगद को बताया गया। चित्तौड़गढ़ किला जो है ये रियासत किस पर बनी हुई है? मेसा पठार पर बनी हुई है। ये कौन सी पहाड़ी का हिस्सा है? चित्रकूट पहाड़ी का हिस्सा है। मैं 4 पहाड़ी और क्लियर कर दूं। चित्रकूट पहाड़ी चित्तौड़गढ़, त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ जैसलमेर का किला, दूसरी त्रिकुट पहाड़ी है करौली में, और चौथा है चिड़ियाकूट नाम के एक योगी थे, संत महात्मा थे, जो जोधपुर क्षेत्र में तपस्या किया करते थे। जोधपुर का किला जिस किले पहाड़ी पर बना हुआ है उस पहाड़ी का नाम है चिड़ियाकूट पहाड़ी। चित्तौड़गढ़ किले को राजस्थान का क्या कहते हैं? राजस्थान का गौरव कहते हैं। चित्तौड़गढ़ रियासत को राजस्थान का गौरव के साथ इसे दक्षिण व पूर्व का दरवाजा कहते हैं। इसे मालवा का प्रवेश द्वार कहते हैं। इसे राजस्थान में खिजराबाद के नाम से इतिहास में जानते हैं। कई नाम यानी कि चित्तौड़गढ़ किले के, और चित्तौड़गढ़ किले को क्या कहा जाता है? लिविंग फोर्ट फर्स्ट के नाम से इतिहास में जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ किला जो है उसका परकोटा वो 8 किलोमीटर का है। उस परकोटे की चौड़ाई है वो 2 किलोमीटर की है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 1850 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। छात्रों, मेरे अजीज मित्रों, जितने भी जुड़े हुए जो लोग हैं उनके सामने एक प्रश्न नया आ गया कि सर समुद्र तल क्या होता है? समुद्रीय क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो यानी कि समुद्री जल का पानी जो है वो अपने उच्चतम स्तर पर आता है उसको ज्वार कहते हैं, और जब वो निम्नतम स्तर पर जाता है उसको भाटा कहते हैं। उस उच्चतम और निम्नतम स्तर का जो औसत होता है उसको समुद्र तल कहा जाता है, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है वो 1850 मीटर की ऊंचाई के ऊपर ये किला जो आपका है वो चित्तौड़गढ़ किला आपका बना हुआ है। इस चित्तौड़गढ़ की रियासत के अंतर्गत पहली बार इस रियासत को जो राजधानी बनाया गया था वो राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? जयद्रथ सिंह के द्वारा इसको राजधानी बनाया गया था। जयद्रथ सिंह ने 1227 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा था,
और उस युद्ध का नाम क्या था? युद्ध का नाम था भूतला का युद्ध। और भूतला का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? यानी उस समय दिल्ली के मामलुक वंश, इसको मामलुक भी कह सकते हो, दास वंश कह सकते हो, मामलुक वंश कह सकते हो। दिल्ली के मामलुक दास वंश के शासक थे इल्तुतमिश और इल्तुतमिश, और इनके बीच में एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध के अंतर्गत जेत्र सिंह थे वो हार गए थे और उसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी चित्तौड़गढ़ क्षेत्र को विजित किया था। कहा जाता है जेत्र सिंह के बाद में राज सत्ता के जो उत्तराधिकारी बने थे वो समर सिंह बने थे। समर सिंह के 2 पुत्र थे। समर सिंह के कितने पुत्र थे? समर सिंह के 2 पुत्र थे। समर सिंह का बड़ा पुत्र था रतन सिंह, और रतन सिंह के बाद दूसरा जो था वो कुंभकर्ण था। कुंभकर्ण ने कहां पर? नेपाल में एक स्वतंत्र शाखा की स्थापना की। किसकी स्थापना की? एक स्वतंत्र शाखा की स्थापना की। और रतन सिंह चित्तौड़गढ़ के क्या थे? शासक थे। रतन सिंह चित्तौड़गढ़ के 42वें गुहिल शासक थे। चित्तौड़गढ़ के 42वें गुहिल शासक थे ये चित्तौड़गढ़ के, या आप कह सकते हो 42वें और अंतिम गुहिलवा शासक भी कहे जाते हैं। रतन सिंह को माना जाता है। कहा जाता है इस समय दिल्ली सल्तनत के शासक कौन थे? दिल्ली सल्तनत के शासक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। कौन थे भाई? एक था जिसकी फुल फॉर्म आपकी बनती है अलाउद्दीन खिलजी थे। ये दिल्ली सल्तनत के क्या थे? शासक थे। दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी जो है, उस दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के बीच संघर्ष के क्या कारण है? इस अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा जाता है? विश्व का चारागाह कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए शाहानी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का चारागाह कहते हैं, सिकंदर ए शाहानी कहते हैं। ये दूसरा सिकंदर था या भारत का पहला सिकंदर था? अलाउद्दीन खिलजी व रतन सिंह के बीच मुख्य कारण क्या था? रतन सिंह के मध्य संघर्ष का कारण क्या था? पहला संघर्ष का कारण ये था कि एके की साम्राज्यवादी नीति। दूसरी बात ये थी एके कौन सी रियासत को जीतना चाहता है? तो एके उस समय एक रियासत को जीतना चाहता है और उस रियासत का नाम क्या है? गुजरात। और गुजरात को विजित करने के लिए चित्तौड़गढ़ पर अधिकार होना जरूरी है। करने के लिए चित्तौड़गढ़ पर अधिकार होना जरूरी है, यानी चित्तौड़गढ़ पर आपका अधिकार जरूरी है। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के बीच संघर्ष होना भी जरूरी था, या इनके बीच में संघर्ष हुआ। अब एक बात यहाँ पर आती है कि रतन सिंह का इतिहास जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है? रतन सिंह के इतिहास जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से? यानी रतन सिंह के इतिहास जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से? तो बादल गोरारी बात 1680-28 ईस्वी में जटमल ने। तो पहले आप यहाँ पर एक शब्द लिखोगे बादल गोरारी वाद, या आप लिख सकते हो बात 1628। कवि का नाम है जटमल। कवि का नाम क्या है? जटमल। रतन सिंह के इतिहास में पहली साहित्यिक पुस्तक है बादल गोरारी बात। कब लिखी गई? 1628। किस कवि ने लिखी थी? जटमल नाम के कवि ने लिखी। दूसरा साहित्यिक स्रोत था बादल गोरा व पद्मनी चौपाई 1589। हेमरतन कवि, और ये किसके दरबारी थे? प्रताप के दरबारी थे। तो दूसरी यहाँ पर शब्दावली में आप लिखोगे बादल गोरा, पद्मनी चौपाई 1589। हेमरतन कवि हैं और ये प्रताप के क्या थे? दरबारी थे। इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी उस समय। लब्धोदय नाम के एक कवि थे,
उसने पद्मावती चरित्र लिखा था, यानी पद्मिनी चरित्र। ये तीसरी पुस्तक है, ये पूछी जाती है कंपटीशन में बहुत बार। पद्मिनी चरित्र जो है वो लब्धोदय नाम के जो कवि हैं या लेखक हैं, उस लब्धोदय नाम के व्यक्ति ने पद्मिनी चरित्र नाम की पुस्तक की रचना की थी। अगली पुस्तक जो है वो पुस्तक थी पद्मावत। पद्मावत पुस्तक लिखी थी, वो किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जायसी। किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी किसके दरबारी थे? शेर शाह सूरी के दरबारी थे। और मलिक मोहम्मद जायसी ने जो ये पद्मावत लिखी थी, ये पद्मावत कौन सी लिपि में है? मसनवी शैली में लिखी थी और ये उसके दरबारी कवि थे। ये वो शेर शाह सूरी है जिसने 4 जनवरी सन 1544 4 जनवरी सन 1544 ईस्वी को गिरी सामेल के युद्ध में जीतने के बाद ये कहा था, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये बात किसने कही थी? ये बात शेर शाह सूरी ने कही थी। कौन से युद्ध के बाद कही थी? गिरी सामेल के युद्ध के बाद ये बात उन्होंने कही थी। ये शेर शाह सूरी यहाँ पर थे। ये राजस्थान की एक सीधी साहित्यिक पुस्तक है। अगर उसके अलावा चित्तौड़गढ़ का इतिहास पढ़ना हो तो आपको एक और आदमी को पढ़ना होगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? तो गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। और निजामुद्दीन औलिया ने 7 दिल्ली सल्तनत सुल्तानों का काल देखा। सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। इस पर आपको एक बात लिखनी पड़ेगी। 7 दिल्ली सल्तनत के शासकों के समकालीन। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि अमीर खुसरो कितने दिल्ली के शासकों के समकालीन थे, तो 8 सुल्तानों के क्या थे? समकालीन थे। अमीर खुसरो ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी? हुजाइल उल फुतुवत। कौन सी पुस्तक है? हुजाइल उल फुतुवत नाम की पुस्तक लिखी। अगली 9 सिपर लिखी, नो आकाश भी जिसको आप कह सकते हो। तुगलक नामा, तारीखे अलाई, देवल खिजर खा प्रेम संबंध, देवल खिजर प्रेम संबंध। ये कई पुस्तकें यानी कि जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। इन सारी चीजों के अंतर्गत इनकी ऐतिहासिक जानकारी दी गई है। अगली चीज में आपको एक शब्द लिखना है कि चित्तौड़गढ़ के शासक है रतन सिंह। चित्तौड़गढ़ के शासक रतन सिंह और पद्मावती का जीवन चरित्र। रतन सिंह व पद्मावती, देखिए ध्यान से। पद्मावती थी, उसका संबंध किससे था? सिंहल द्वीप। और सिंहल द्वीप को आज वर्तमान समय में आप क्या कहते हैं? श्रीलंका। श्रीलंका को भारत से अलग कौन करता है? पाक जल संधि। श्रीलंका और भारत में कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। श्रीलंका और भारत को जो पुल बना हुआ है जिसको कहते हैं आदम पुल, जिसको आप क्या कहते हैं? राम सेतु। श्रीलंका की सीमा पर भारत का अंतिम धार्मिक केंद्र कौन सा है? रामेश्वरम। और ये कौन से पर है? प्रबल द्वीप पर है। ये काफी कंपटीशन की चीजें आपके साथ जुड़ी हुई है कि पद्मावती कहाँ की रहने वाली थी? सिंहल द्वीप। इसे सिंहल द्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सिंहली भाषा बोलने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। सिंहल द्वीप का वर्तमान नाम क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका की पहले राजधानी क्या थी? कोलंबो थी। और अब वर्तमान में होगी जयवर्धनेपुर नामक राजधानी होगी। भारत पाक जल संधि श्रीलंका और भारत के बीच है। मन्नार की खाड़ी श्रीलंका भारत के बीच है। आदम पुल राम सेतु श्रीलंका पर चढ़ाई के लिए बनाया गया और रामेश्वर प्रबल द्वीप इसकी सीमा पर स्थित है। रतन पद्मावती की माता का नाम क्या था?
पुष्पावती था। माता क्या था? पुष्पावती। कई जगह इतिहास में इसको लिखा हुआ है चंपावती, पुष्पावती ओब्लिक चंपावती। और यहाँ पर इसके पिता कौन है? गंधर्व सेन। कौन है? गंधर्व सेन नामक व्यक्ति है। इसको गंधर्व सेन भी कहते हैं। गंधर्व सेन जो है, गंधर्व सेन के नाम से भी इसको इतिहास में जाना जाता है। तो इसको गंधर्व सेन के नाम से भी कहते हैं। गंधर्व सेन जो है ये इसके प्रसिद्ध क्या थे? राजा थे। अब श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन और पुत्री पद्मावती, पत्नी चंपावती, यहाँ पर इनके पास एक तोता था। और तोते का नाम क्या था? जो तोता था जिसका नाम था हीरामणि तोता। कौन सा तोता है? हीरामणि। हीरामणि तोते की एक विशेषता होती है कि ये हीरामणि तोता मनुष्य जैसी बात बोलता है, या उसके शब्दों में ऐसा उल्लेख होता है कि उसकी बात को हूबहू पढ़ा जा सकता है। वर्तमान समय में हीरामणि तोते कहाँ पाए जाते हैं? तो वर्तमान समय में गांडोन के किले में। कौन से किले में? गांडोन के किले में यह पाए जाते हैं, किले में पाए जाते हैं। दूसरी बात यहाँ पर एक बात आती है कि हीरामणि तोते जो यहाँ पर पाए गए हैं, उन हीरामणि तोतों की एक खासियत थी। और वर्तमान समय में गांडोन के किले में इन तोतों को बहुत देखा जा सकता है। ये शब्दावलियां जो है वो आपके ऐतिहासिक रूप से आती है। हीरामणि तोते की कथा को पढ़कर किसने बताया? हीरामणि तोते की कथा पढ़कर सुनाई, पढ़कर बताई। तो किसने बताई भाई? इसकी बात को किसने बताया था? तो वो बताया राघव चेतन मंत्री, राघव चेतन ब्राह्मण। और राघव चेतन ब्राह्मण से मनमुटाव हो गया। किसका मुटाव हो गया? रतन सिंह से। आपने पद्मावत फिल्म देखी होगी। उस पद्मावत फिल्म के अंतर्गत राघव चेतन पद्मावती के सौंदर्य के प्रति आसक्त हो गया था। उसके सौंदर्य को देखने के लिए, यानी जब उसकी आसक्ति आई तो उसे अपने दरबार से निकाल दिया। राघव चेतन ने लवणीयता वह सौंदर्य की कथा किसको बताई? सौंदर्य की कथा किसको सुनाई? कथा एक को सुनाई, अलाउद्दीन खिलजी को बता। अलाउद्दीन खिलजी ने उस पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़गढ़ पर क्या कर दिया? अभियान कर दिया। किस पर अभियान कर दिया? चित्तौड़गढ़ पर। तो एके ने चित्तौड़गढ़ पर अभियान कब किया? चित्तौड़गढ़ पर अभियान किया। वो अभियान कब किया? 28 जनवरी सन 1303 ईस्वी। और कहा जाता है कि इस पर विजय कब प्राप्त की? 26 अगस्त 1303 ईस्वी को विजयश्री प्राप्त की, विजयश्री प्राप्त की। यानी आप ये कह सकते हो कुल मिला के 8 महीने का घेरा रहा। कुल मिला के कितने दिन का घेरा रहा? 8 महीने का घेरा रहा। कितना घेरा रहा भाई? 8 महीने तक यहाँ पर घेरा डाले रखा। एक चित्तौड़गढ़ में गढ़ अभियान किया। 28 जनवरी 1303, 26 अगस्त 1303 में विजयश्री उन्होंने प्राप्त की थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के इस आक्रमण के दौरान उसका मुख्य उद्देश्य था रानी पद्मावती को प्राप्त करना। एक कहानी आज उठती है कि रानी पद्मावती को अलाउद्दीन खिलजी प्राप्त करना चाहता था, लेकिन जब 8 महीने तक घेरा रहा तो भी उसे चित्तौड़गढ़ किले को भेदता हुआ नजर नहीं आया। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने रतन सिंह के पास संधि प्रस्ताव भेजा। दोनों वहां पर एकत्रित हुए चित्तौड़गढ़ किले में। तो रतन सिंह के सामने मांग रखी कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि चित्तौड़गढ़ की महारानी पद्मावती बहुत सुंदर है, मैं एक झलक भर उसे देखना चाहता हूँ। तो कहा जाता है चित्तौड़गढ़ किले में भीमकुंड बना हुआ है। उस भीमकुंड में पद्मावती स्नान करने जाती थी और वहां से उसका चित्र एक आईने में दिखाया गया था और एक नजर पड़ते ही उस पर पर्दा डाल दिया गया था। आपने हिंदी का एक मुहावरा तो सुना होगा, आंखें फटी की फटी रहना। कहते हैं कि पद्मावती के उस सौंदर्य की कीर्ति को जब आक्षणिक पल के लिए देखा तो यानी कि अलाउद्दीन खिलजी उस पर मोहित हो गया। अब अलाउद्दीन की और भी जिज्ञासा बढ़ गई कि मैं इसको किसी भी तरीके से क्या करूं, प्राप्त करूं। अलाउद्दीन ने जब किले से बाहर एक स्वागत के अनुरूप
एक मेहमान नवाजी के साथ जब उसे किले से बाहर छोड़ने के लिए गए तो उसको बंदी बना लिया गया और दिल्ली ले गए और समाचार भेज दिया कि जब रानी पद्मावती मेरे शाही हरम में आएगी। शाही हरम क्या होता है? जहाँ पर दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासकों का पवित्र स्थल होता था, जहाँ उनकी रानियां और दासियां रहती थी। पद्मावती के सामने दो बिंदु, एक तरफ पति की रक्षा और एक तरफ सतीत्व की आन, ये दोनों उसके सामने। उसने अपने चाचा जो गोरा और बादल जो उसके चाचा भतीजा थे पद्मावती के, तो उस चाचा भतीजा को उन्होंने बुलाया और कहा कि आज मेरा सतीत्व जो है वो कष्ट में है, आज मेरी रक्षा की। तो कहते हैं कि वहाँ वापिस समाचार भेजा कि मेरे साथ मेरी कुछ दासियाँ आएंगी। तो दासियों के भेष में कुछ राजपूत सिपाहियों को स्त्रियों के वस्त्र बना के बैठा दिया गया और स्वयं बादल और गोरा स्त्री के भेष में दिल्ली सल्तनत पहुंचे। सबसे पहले पद्मावती और रतन सिंह को चित्तौड़गढ़ की तरफ रवाना किया और फिर लड़ते लड़ते बादल गोरा वीरगति को प्राप्त हो गए। कहा जाता है फिर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। रतन सिंह ने उस समय किसका पालन किया? केसरिया व्रत का पालन किया। आप एक बात कहोगे कि सर ये केसरिया व्रत क्या होता है? ये एक राजपूत परिवार में एक परंपरा थी और राजपूत परंपरा में क्या है? राजपूत परंपरा में ये बात लिखी हुई है कि जब एक वीर पुरुष, एक योद्धा, एक सम्मानित राजा, एक क्षेत्रीय राजा पीले रंग की पगड़ी धारण करके युद्ध भूमि में जाके लड़ता लड़ता वीरगति को प्राप्त होता है, इस प्रथा को क्या कहा जाता है? केसरिया कहा जाता है। और इसके साथ एक शब्द और जुड़ेगा, उसका अर्थ है जोहर। और जोहर है वो कौन करती है? महिलाएं करती है। कौन करती है? महिलाएं करती है। अगर केसरिया हो गया और केसरिया होने के बाद जो राजपूत महिलाएं हैं वो ये सोचती हैं, या जो भी क्षेत्राणी है, कि आज हमारा अखंड जो सतीत्व है वो कोई भी धर्मी के हाथ या किसी दूसरे के साथ खंडित ना हो, इसलिए वो सामूहिक रूप से जल या अग्नि किसी भी कुंड में जाकर दफन हो जाती थी और दफन होने के कारण वो जोहर कहलाता था। अगर ये दोनों चीजें जुड़ती हैं तो उसका संयुक्त नाम क्या हो जाता है? साका हो जाता है। राजस्थान के कंपटीशन में ये साका भी दो होते हैं, एक तो केसरिया प्लस जोहर होता है। अगर दोनों में से ये घटना या कोई भी घटना नहीं घटी तो उसको आप क्या कहते हैं? अर्ध साका कहते हैं। राजस्थान के इतिहास में अर्ध साका हुआ वो कब हुआ? 1550 में। और ये अर्ध साका कहाँ हुआ? राव लूण करण के समय हुआ था और राव लूण करण के समय जो हुआ वो कहाँ हुआ? जैसलमेर में। यहाँ पर केसरिया तो हुआ लेकिन जोहर नहीं हुआ। इस समय आक्रांता कौन था? आक्रांता अमर अली था अफगानिस्तान का और वो आक्रांता था, इसलिए अर्ध साका हुआ। लेकिन इससे पूर्व दो बार यहाँ पर साके हो चुके थे, एक अलाउद्दीन खिलजी के समय और एक फिरोज तुगलक के समय। अलाउद्दीन खिलजी के समय जैसलमेर के शासक थे मूलराज और फिरोज तुगलक के समय थे अब्दुल्ला। तो इस तरीके से दो साके पहले हो गए और आधा ये हो गया। तब जैसलमेर को क्या कहा जाता है? 2.5 साकों की रियासत कहा जाता है। दूसरे नंबर पर ये जो साका है, ये साका एक और होता है। अगर कोई व्यक्ति, स्त्री और पुरुष, पेड़ों की रक्षा के लिए उसे चिपक कर अपना आत्मोत्सर्ग कर देते हैं, उसको भी क्या कहते हैं? साका कहते हैं। पेड़ों की रक्षा के लिए किया गया बलिदान भी क्या कहलाता है? साका कहलाता है। और ये जो साका हुआ ये आज तक 3 हुए हैं। 1604 में हुआ, वो तो कहाँ हुआ? रामसरी गांव। और यहाँ पर किसने किया था? कर्मावय गोरा ने किया था, जो वर्तमान समय में नागौर में है। 1644 ईस्वी जहाँ पर पीलवास गांव, ये पहले जोधपुर में था, पहले नागौर में था, जोधपुर में है, वघोची ने किया। और यानी खेजड़ली गांव 1730 ईस्वी के अंतर्गत खेजड़ली गांव में जो अमृता देवी ने किया था। किसने किया था? अमृता देवी ने किया था। ये 3 ऐतिहासिक जो उस समय क्या हुए? साके हुए। तो 2 ऑप्शन आपके सामने आते हैं। एक ऑप्शन आपके सामने आता है कि केसरिया प्लस जो जोहर हुआ है ये राजपूती परंपरा के अंतर्गत क्या कहलाता है? साका कहलाता है। और दूसरी चीज है कि इसी साके का दूसरा प्रयोग अगर एग्जामिनर करता है तो वो राजस्थान के इतिहास में पर्यावरण के क्षेत्र में एक संदेश देने के लिए, पेड़ों की रक्षा के लिए उनके चिपक कर
अपनी आहुति देना या आत्मोत्सर्ग करना, ये कहलाता है क्या? साका कहलाता है। ये साके तो हुए 3। 1604 रामसरी गांव में कर्मादोरा का हुआ है, 1644 में पीलवास में बगोची का हुआ है और 1730 में खेजड़ली गांव में हुआ है। इस साके का दूसरा नाम जो लिया जाता है वो क्या लिया जाता है? खंडना लिया जाता है। और पर्यावरण के क्षेत्र में अमृता देवी मृगवन विकसित किया गया, अमृता देवी पुरस्कार चलाए गए। ये आज हमारे लिए क्या है? एक बड़े संदेश की बात है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया तो रतन सिंह की पत्नी नागवती थी, वो सती हुई थी। आपसे पूछा जाएगा कि चित्तौड़गढ़ आक्रमण के बाद यानी ऐसी कौन सी पत्नी थी रतन सिंह की जिस पत्नी के सती होने का उल्लेख है? तो रतन सिंह की पत्नी जो है और पत्नी का नाम क्या है? नागवती। और नागवती क्या हो गई थी? उस पर सती हो गई थी, या सती होने का क्या है? उल्लेख यहाँ पर दिया जाता है। चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया, चित्तौड़गढ़ को विजित कर लिया। चित्तौड़गढ़ को विजित करने के बाद यहाँ का अधिकारी किसको बनाया? विजित करने के बाद यहाँ का अधिकारी बनाया गया। वो किसको बनाया गया? यानी कि विजित करने के बाद यहाँ का अधिकारी बनाया गया था, वो बनाया गया था खिज्जर खान। किसको बनाया? खिज्जर खान। खिज्जर खान कब से कब तक रहा? 1303 से 1313 तक रहा। खिज्जर खान यहाँ से चला गया। खिज्जर खान ने राज्य किसको सौंपा? राज्य सौंपा। तो राज्य किसको सौंपा भाई? तो आप इसमें लिखोगे मालदेव मूछला। किसको देखा? मालदेव मूछला को सौंपा। मालदेव मूछला के पुत्र थे, वो कौन थे? बलवीर थे। यानी कि कौन थे वो? बलवीर थे। इस बलवीर को सौंपा गया था और इन्होंने शासन कब से कब तक किया? 1303 टू 1326 तक। 1326 में यहाँ पर विजय सिंह का किसने की थी? हमीर सिसोदा ने। किसने की थी? हमीर सिसोदा ने। और 1326 में कौन से वंश की स्थापना होगी? सिसोदिया वंश की स्थापना हो गई थी। इस हमीर का इतिहास जानकारी का स्रोत क्या है? यानी हमीर मर्दन जयचंद्र सूरी ने लिखा था। कौन सी पुस्तक है इसकी? हमीर मर्दन। और हमीर मर्दन किसने लिखा था? जयचंद्र सूरी जो थे उस जयचंद्र सूरी ने लिखा था। वो इसके इतिहास की जानकारी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय या महत्वपूर्ण शब्दावली यहाँ पर आती है। कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? खिजराबाद कर दिया। खिजराबाद कर दिया था। मैं एक नोटेड बिंदु और आपको यहाँ बता दूं कि भारत के इतिहास में 2 खिजर खान हैं। एक खिजर खान तो वो है जो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र है, जिसने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया था और चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद कर दिया था। एक खिजर खान तैमूर के सेनापति थे। तैमूर के सेनापति थे और तैमूर के सेनापति ने 1414 ईस्वी में भारत में सैद वंश की स्थापना की थी। भारत में कौन से वंश की स्थापना की थी? सैद वंश की स्थापना की थी, या सैद वंश को वहां पर स्थापित किया गया था। दोस्तों ये चीजें हृदयगत बच्चों, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने 5-6 पुस्तकें आपको बताई हैं, मैंने राघव चेतन, हीरामणि तोता, साका, केसैया, ये सारी चीजें। और यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलती है, और यहाँ पर क्या देखने को मिलती है कि चित्तौड़गढ़ किले को क्या कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ किले को सर्वाधिक साकों वाला किला, साकों वाला किला या बलिदान और शौर्य का किला कहा जाता है। बलिदान व शौर्य का किला कहा जाता है। अब देखो यहाँ 3 साके हुई। पहला साका तो हुआ कहाँ पर? 1303, जिसमें यहाँ के शासक कौन है? रतन सिंह। रानी कौन है? पद्मावती। और आक्रांता कौन है? तो आक्रांता जो है वह इनके अलाउद्दीन की। दूसरा साका हुआ 1534, सेनापति कौन है? बाज सिंह रावत। लेकिन यहाँ पर जो ये पत्नी नहीं है कर्मावती, इसकी पत्नी नहीं है भाई, राजमाता इसकी। तो कर्मावती यहाँ पर जो साका किया, कर्मावती इसकी ये पत्नी जरूर है, ये पत्नी नहीं है। कर्मावती राणा सांगा की पत्नी है, जिसने हुमायूं को करमचंद पवार के साथ राखी भेजी थी। और यह आक्रांता उस समय कौन था? बहादुर शाह। और बहादुर शाह कहते थे गुजरात के थे।
और तीसरा साका जो हुआ वो हुआ 1568 में, और 1568 में यहाँ पर थे जयमल, हुआ फतेह सिसोदिया, फतेह सिसोदिया, और फतेह सिसोदिया की पत्नी थी कौन? फूल कंवर थी। आक्रांता इस समय कौन था? अकबर था। इसलिए इस किले को कहा जाता है कि राजस्थान के इतिहास में सर्वाधिक साकों वाले किले के नाम से कहा जाता है। तो ये हमारा बिंदु था। आज का हमारा टॉपिक था चित्तौड़गढ़, रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया, बहुत अच्छा फॉलो करना। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने चित्तौड़गढ़ के प्रश्न और नहीं बताए, जैसे उसके दर्शनीय स्थल, वो मैं आपको किलों में बताऊंगा। इसके साथ ये टॉपिक पूरा हुआ। आप ज़्यादा से ज़्यादा जनरल साइंस को पढ़ने के लिए मेरे परम मित्र, हृदयगत मित्र जो हरिराम जी है, उनके यूट्यूब चैनल जो HR स्टडी पॉइंट है, वहाँ पर डिटेल्स से पढ़िए और उसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और जीके के लिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी के लिए आप मेरे स्वयं के चैनल अनिल खेदड़ स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कीजिए। हम दोनों साथी मिलकर आपको हर तरीके के नॉलेज तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बाकी हमारी सफलता आपकी दुआओं पर, आपके स्नेह पर, आपके लाइक पर, आपके सब्सक्राइब और आपके ज़्यादा से ज़्यादा देखकर हमारी कमियों को निकालने पर होगी। अब मैं आपसे विदा चाहूँगा अनिल कुमार, और कल एक नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी इसी मोड़ पर। तब तक के लिए आपका परिवार, आप सुरक्षित रहें, आप लाजवाब रहें, आप आगामी रूप से बढ़ते रहें। तब तक के लिए हम